हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेट्स, जहां हम कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजन ऑफ द बेयर एक्ट्स और वेरियस क्लॉजेस डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप अपनी कॉफी एंड कंपनी लॉ एक्ट 2013 अपने साथ लेके बैठे हो, बिकॉज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर 2 पार्ट 2 ये वीडियो है। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होती है। तो हमने सेक्शन 5 तक कंप्लीट कर दिया था। सेक्शन 6 हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ओवरराइडिंग क्लॉज है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओवरराइड करेगा कोई भी रेजोल्यूशन अगर कंपनी अपनी मीटिंग में पास करेगी। तो अगर उससे कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिवेल करेगा। तो हमारे ये एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा जरूरी नहीं है सेक्शन 6। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होगा, तो इसके लिए ये आप ऐसे तो ये डिटेल्स है। सबसे पहले तो सारे डिक्लेरेशन और जो भी चाहिए जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म INC 32 5+ पे हमारा इनकॉर्पोरेशन रूल्स में दे रखी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ पहले फ्लो चार्ट। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। पहले है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस। अब सबसे पहले होगा वो जुरिस्डिक्शन देखेगा। आपने कंपनी स्टार्ट की, आपने रजिस्टर्ड ऑफिस है, अब आप देखोगे मेरे जुरिस्डिक्शन में कौन सा रजिस्ट्रार पड़ रहा है, तो आप जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस रजिस्ट्रार में जाके फाइल करेंगे। तो पहला हुआ एसर्टेनिंग योर जुरिस्डिक्शन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, अब वहां पर आप अपना क्या सबमिट करोगे, क्या क्या चीजें सबमिट करोगे। मैंने आपको बोला INC 32 में सारी चीजें दे रखी है, पर एडिशनली जो अगर आपको है तो आप बोल सकते हो मैं अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वहां पर जाके सबमिट करूंगा, जिसमें सारे सब्सक्राइबर के जो कि साइन होगा ऑल सब्सक्राइबर्स के से। वहां पर होगा एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस होगा आपके पास। फिर आपका पर्टिकुलर ऑफ सब्सक्राइबर्स होगा, DIN नंबर जो हमारा रूल 16 में है। दो डिक्लेरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा INC 8 और INC 9 में है। इन दोनों में जो डिक्लेरेशन है वो इम्पोर्टेंट है। पहला डिक्लेरेशन है कि आपकी जो कंपनी है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस में है, और दूसरा डिक्लेरेशन कहता है कि जो एफिडेविट है और ये क्या कहते हैं सब्सक्राइबर है, ये जो भी मतलब हमारे डायरेक्टर्स है, ये सारे किसी भी ऑफेंस या फ्रॉड या मालफीजेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारा दो डिक्लेरेशन हो गए जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जब आपने सारी एप्लीकेशन के सारे डॉक्यूमेंट वहां पर दे दिए हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ INC 13 ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, सारी आपने इंफॉर्मेशन दे दी है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास आ गई है। अब रजिस्ट्रार अपना काम शुरू करेगा, वो रिव्यू करेगा आपकी एप्लीकेशन, वो देखेगा आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस है आपकी सारी एप्लीकेशन और नहीं। अगर होगी, इफ यस, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा COI, और वहां पर आपका जनरेट करेगा सर्टिफिकेट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN, जो कि इफेक्टिव डेट होगी जिसकी कॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मिलेगा। ठीक है, आई एम सो कंफ्यूज। ठीक है, COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो इस पे डेट कौन सी होगी जब आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, वो बोलता है वेरिफिकेशन एंड फ्रॉड चेक। अगर मैंने बोला आपको कॉर्पोरेट अगर आपको मिल गया वहां पर तब तो सही है। अगर आपकी सारी जो कोई भी आपकी फॉल्स या सरप्राइज ऑफ मटेरियल फैक्ट्स निकला आपके इसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, तो पहले तो आपको अगर आपका इनकॉर्पोरेटेड नहीं है कंपनी, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी लग जाएगी 447 की, जहाँ पर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 1 लाख की। ठीक है, पर अगर आपकी इनकॉर्पोरेटेड है तो पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड क्या होगा, आपको पहले बुलाया जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपको सुना जाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो आपका जो प्रोसीडिंग्स होगी कहाँ वो होती है, ये होती है हमारी उसमें एनक्लैट में। अब ये एनक्लैट में जो होती है ये हमारा फेयर प्रोसीजर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू चलता है।
जो हमारा एनक्लैट की प्रोसीजर्स होती है, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, और अगर आपकी सब कुछ बातें सही होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो ऑर्डर दे सकता है कोर्ट, आपका अनलिमिटेड स्टेटस टू अनलिमिटेड स्टेटस कर देगा वो, फिर आपको स्ट्राइक ऑफ कर देगा, या आपको चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बोलेगा कि आप अपना ऐसे करो वैसे करो, स्ट्राइक ऑफ कर देगा आपको रजिस्टर से, या फिर आपको वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा, जो कि हमारे आईबीसी के प्रोविजंस के थ्रू वो रेगुलेट होंगे, ठीक है। सेक्शन 7 यहाँ पर बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा, स्पाइस और तो कुछ नहीं है इसमें, ये ऑर्डर्स है कंपनी जो पास कर सकती है, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, सीआई नंबर भी हो गया हमारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन 7 की चीजें आपको क्लियर कर दी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एनजीओ। अब ये एनजीओ जो होती है वो हमारी क्या कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको फॉर्म करने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। हाउ ये दूसरी कंपनी से कैसे अलग होती है, अब इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रमोशन ऑफ वेरियस कल्चर्स, आर्ट्स, रिलीजन्स, एजुकेशंस एक्सेट्रा को प्रमोट करने का होता है। अब ये जो प्रॉफिट कमाती है ये अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड नहीं करती, ये किसमें डिवाइड करती है, ये इन चीज़ों की प्रमोशन के लिए ही लगाती है, ठीक है। और ये क्या कहती है, ये लाइसेंस चाहिए इसको, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेट करने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जेम्पशन एंजॉय करती है फ्रॉम टैक्सेस, ठीक है। अगर पर ये माना जाए कि यहाँ पर भी फ्रॉड चल रहा है, या फिर वॉलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर कोई वॉलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, या प्रीजुडिशियल है टू पब्लिक इंटरेस्ट, तो क्या होगा, तो कोर्ट ऑर्डर देगी, कहेगी आपका या तो अपना स्टेटस हटा दो, कोर्ट का स्टेटस हटा देगी, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगी अकॉर्डिंग टू द आईबीसी क्लॉजेस, और या फिर एमएलगेशन ऑर्डर कर देगी कि इस कंपनी से आप एमएलगेट कर दो। दूसरा फाइन भी दे सकती है, ये 10 लाख टू 1 करोड़ के बीच में फाइन दे सकती है, और अगर ऑफिसर्स होंगे तो उनको 25,000 का फाइन दे सकती है। अब क्या कहते हैं, ये जनरल कंपनी से मैंने आपको बताया, एक तो इनका ऑब्जेक्ट ही अलग होता है जनरल कंपनी से, फिर ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट अलग हो गया इनका जनरल कंपनी से, फिर दूसरा इसमें क्या कहते हैं एग्जाम्पशन हो गया टैक्स से, चौथा तीसरा कि क्या कहते हैं जनरल मीटिंग जो है वो कंपनी में वैसे 21 डेज में जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, पर यहाँ पर 14 डेज में नोटिस दे सकता है। फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इसमें कोई नीड ही नहीं होती है, ठीक है। need not constitute nomination and remuneration of committee and shareholder relationship committee। तो ये हमारा सेक्शन 7 हमने पढ़ लिया, सेक्शन 8 भी हमने पढ़ लिया। अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर सेक्शन 7 में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का थोड़ा थोड़ा लाइबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, और अगर इसमें देखें तो फाइन और क्या कहते हैं कितना फाइन मिलेगा, कैसे डिफरेंट है, तो ये पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको कभी एमसीक्यू कराऊंगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज सेक्शन 13 प्लस सेक्शन 15 विच टॉक्स अबाउट किसके बारे में, अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चार्टर ऑफ द कंपनी होता है। तो इसमें जो हमारे जो अगर हम लोग सब्सटीट्यूशन या फिर कुछ भी चेंज करेंगे तो बहुत ईजी नहीं होगा, तो उस चीज़ का पूरा प्रोसेस है इसमें, ठीक है। अब एडिशन, सब्सटीट्यूशंस एंड ओमिशंस, ये सारे अल्टरेशन की डेफिनेशन में आता है, जो कि हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 3 की डेफिनेशन में दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ, वेट, ये रहा, ठीक है। सेक्शन 13 रीड विद 15 अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम, ओके। फिर मीनिंग ऑफ अल्टरेशन क्या होता है, एडिशन, सब्सटीट्यूशन एंड ओमिशन ऑफ एनी प्रोविजंस, ठीक है। अब हमारे इसमें सेक्शन में 4 तरह के अल्टरेशन डिस्कस कर रखे हैं सेक्शन 13 में, ठीक है। तो अल्टरेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन है, चेंज ऑफ नेम है अगर आपको करना है, या फिर कोई भी एंटर करना है आपको रजिस्टर इन द कंपनी, या फिर चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस करना है स्टेट टू स्टेट। तो देखते हैं कैसे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले है अगर कंपनी में कोई भी अल्टरेशन होना है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, मैंने इसमें हाँ, तो कंपनी में कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होना है तो मेंबर ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो चेंज हो सकता है। अगर चेंज का नेम चेंज होना है
तो उसमें सारे जो है अफेक्टेड, तो चेंज जो है नेम चेंज करना बहुत आसान है, आपको बस अप्रूवल चाहिए इन राइटिंग में, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ प्राइवेट हटाना है तो वो भी जरूरत नहीं है, आप बिना उसके क्या कहते हैं अप्रूवल के आप चेंज करा सकते हो। पर कब चेंज अलाउ ही नहीं है आपके नेम में, अगर आपने टाइम पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं कर रखे हैं तब आपका ये चेंज ऑफ नेम अलाउड ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपने क्या कहते हैं कोई भी डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट पे करने में आप फेल हो गए हैं तो भी ये चेंज अलाउ नहीं है, ठीक है। अब जब आप अप्लाई करोगे रजिस्ट्रार में ये चेंज के लिए तो कंपनी जो वो रजिस्ट्रार जो होगी वो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट देंगी, ठीक है। और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है क्या कहते हैं आपको अप्रूवल मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ठीक है, अब कंपनी जो है पहला तो अल्टरेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज ऑफ नेम हुआ, कब चेंज ऑफ नेम अप्रूवल चाहिए आपको इन राइटिंग, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर प्राइवेट चेंज कर रहे हो तो चाहिए ही नहीं। और कब अलाउड नहीं है, दो ही कंडीशन दे रखी है, जब आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करी हो, ये वाला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करी हो, और दूसरा क्या कहते हैं जब आपने अपने इंटरेस्ट पे नहीं किया हो। अब बात करते हैं चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेट टू स्टेट की। अगर आपको कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट का मतलब अगर आप अपना स्टेट का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, आप स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही उसको आप भेजोगे, क्या कहते हैं चेंज करवाओगे अपना स्टेट का रजिस्टर्ड ऑफिस। और जो हमारा सीजी होगा रजिस्ट्रार होगा 60 डेज में वो ये आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर देगा, ठीक है। और वो चेक करेगा पहले डिस्पोज ऑफ करने के लिए कि आपके सारे जो क्रेडिटर्स है और डेटर्स है उसकी कंसेंट है या नहीं राइटिंग में, और आपके पास सफिशिएंट प्रोविजन, ठीक है। फिर उसके बाद सफिशिएंट प्रोविजन और एडिशनल सिक्योरिटी हो। फिर उसके बाद सेकेंड है, अगर आपको ऑब्जेक्ट अगर कंपनी का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको अ, अगर अल्टर करना है तो कैसे कर सकते हो, वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो। पर आप एक शर्त पे ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन से वो नहीं कर सकते जब आपके जो अमाउंट है वो पब्लिक के थ्रू रेज हो रखा हो। अगर आपका ऐसा है पब्लिक के थ्रू रेज हो रखा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आपको दो तीन कंडीशंस और वो करनी पड़ेगी। सबसे पहला है कि आप जो है वो डिटेल्स जो है वो पब्लिश करोगे न्यूज़पेपर में इंग्लिश और वर्नाक्युलर में, वेबसाइट पे भी पब्लिश करोगे और जस्टिफाई करोगे अपना चेंज, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्लॉज में ये है। और अगर कोई भी डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स होगा उसमें तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो एग्जिट कर सके इस चीज से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज और फिर उसका स्टेट। अब लायबिलिटी और कैपिटल इशू ये भी आप चेंज कर सकते हो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। इसमें अगर आप एक ऐसा शेयर होल्डर्स है जिसके पास कोई भी मतलब उसके पास शेयर कैपिटल उसका कॉन्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप उसको अगर पर्सन को वोटिंग राइट्स हो या फिर कोई भी पार्टिसिपेशन ऑफ द कंपनी राइट देना चाहते हो तो ये आपका अल्टरेशन जो होगा वॉइड होगा, ये आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो हमने चार पढ़े। पहला है अल्टरेशन बाय नेम क्लॉज जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा, और फिर अल्टरेशन बाय डोमिसाइल क्लॉज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का, और फिर लास्ट हमारा आ जाता है लायबिलिटी कैपिटलेशन, ठीक है। नेम चेंज हो गया, एंट्री ठीक है, ये भी हो गया, डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन ठीक है। प्लेस का जब चेंज होगा तो 60 डेज में होगा। ऑब्जेक्ट की एप्लीकेशन जो डिस्पोज होगी वो 30 डेज में फाइल करोगे। ओनली मेंबर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट, अगर आप दूसरे मेंबर को बनाना चाहोगे तो वो वॉइड होगा अल्टरकेशन। आर्टिकल इवन अल्टरकेशन इन मेमोरेंडम शैल बी नोटेड, अगर ये हमारा आर्टिकल 15 है कि सारे जो भी अल्टरकेशन है वो नोट करी जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी 1000 रुपीज। तो ये हमारा सेक्शन 13 और सेक्शन 13 और हमारा 14 15, हाँ ये हमारा जो हमारा अल्टरकेशन का मेमोरेंडम है वो सेक्शन 13 और 15 कंप्लीट होता है। अब जो सेक्शन 14 है वो हमारा अल्टरकेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया गया है। मैंने आपको बताया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से नीचे होता है और क्या कहते हैं सबसर्विएंट होता है, उससे कम होता है। तो फिर इसका हमारा अल्टरकेशन बहुत ही
इजी होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हो जाता है। बस एक कंडीशन आपको कंप्लाई करनी है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हो, और या फिर उसमें क्या कहते हैं लॉ के थ्रू मतलब हो, स्पेशल मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन भी सारे कंप्लाई हो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैटर है, जो भी क्या कहते हैं कंपनी का, तो उससे आपका अलाइन करता हो। दूसरा अल्टरकेशन आप कर सकते हो अगर इसमें आप कर सकते हो अगर प्राइवेट से पब्लिक कंपनी जाए या पब्लिक से प्राइवेट कंपनी जा रही है। अब प्राइवेट से पब्लिक जाएगी तो ठीक है, तो आसानी है, उसमें आपको क्या कहते हैं सम रिस्ट्रिक्शन से कंप्लाई करना पड़ेगा। जो पब्लिक कंपनी की होगी इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चाहिए कोई भी नोटिस। पर अगर पब्लिक टू प्राइवेट जा रही है तो चाहिए आपको रिक्वायर्ड सैंक्शन है, सैंक्शन चाहिए होगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रार से 15 डेज में फाइल करेगी एप्लीकेशन। बहुत इजी सेक्शन था, आपको बस सेक्शन 13 में ही जो अल्टरकेशन ऑफ मेमोरेंडम है उसमें 4 तरह के अल्टरकेशन बता रखे हैं। पहला है ऑब्जेक्ट क्लॉज, दूसरा है क्या कहते हैं नेम क्लॉज, और फिर तीसरा है स्टेट क्लॉज, चौथा है कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी का अगर पार्टनर की लाइबिलिटी चेंज करे तो उसमें वॉइड ही हो जाता है। ठीक है, और उसकी कंडीशंस आपको पता ही है। ऑब्जेक्ट में तो आपको क्या कहते हैं आप नहीं कर सकते, अगर आप कर रहे हो, अगर कंपनी ने रेस फॉर्म किया तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भेजोगे। स्टेट का अगर चेंज कर रहे हो तो वो कितने दिनों में होगा, 30 डेज में आप अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, कैसे आपको चाहिए पूरा आपको प्रोसीजर ऊपर बता दिया। फीचर्स क्या है, फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। फीचर्स जो है वो पहला तो सबको पता है कि एक कॉर्पोरेट व्हील होता है। हमारा जो कंपनी है वो कॉर्पोरेट व्हील है, उसके पीछे आपको कोई फैसेड या फिर कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज आप कंपनी के आड़ में की है तो कंपनी कर रहा था, भाई हम लायबल नहीं है, क्योंकि कंपनी का अपना ब्रेन नहीं होता, उसके ब्रेन डायरेक्टर्स ही होता है। ठीक है, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जब भी अगर कोई आपको करना है तो आप मेंबर्स को लायबल कर सकते हो। ठीक है, पर उनकी उनके उसके लिए नहीं। तो फिर अब इसमें क्या कहते हैं सैलोमन वर्सेस सैलोमन 1897 का जो केस है हमारा, उसमें फर्स्ट बार ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का जो हमारा प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हुआ था कॉर्पोरेट वेल का। ठीक है, फिर उसके बाद ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड 1961 में डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज, डिस्टिंक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो फिर डायरेक्टर्स मैंने आपको बताया ब्रेन ऑफ द कंपनी, तो उनको लायबल करे जा सकते हैं। रीगन टी कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है ये कोई कंटेम्पलेशन होता है, ये इमेजिनेशन है हमारी कि हमने बना रखी है कंपनी, पर उसके पीछे तो हम ही है ना जो काम कर रहे हैं, तो हमसे तो अलग ही है ये सिटीजन नहीं होता, इसका नेशनैलिटी होती है, रेसिडेंट्स होते हैं। केस लॉ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कहते हैं कंपनी की सिटीजनशिप नहीं होती यहाँ पर, उसके पास नेशनल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इंजॉय कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कॉमन सील, इसकी कॉमन सील होती है 2015 के अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऑप्शनल थी पहले, अब ऑप्शनल कर दिया, पहले मैंडेटरी थी। बाकी ये कुछ और भी है, प्रीपिचुअल सक्सेशन की कंपनी के डायरेक्टर्स मर जाते हैं पर कंपनी आगे चलती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी के पर्सनल जो वो होते हैं उनको हम लोग लाइबल नहीं कर सकते, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की पूरी वीडियो हुई। अब नेक्स्ट में ये चैप्टर 2 में यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि अल्टरकेशंस एंड फॉर्मेशंस एंड सेक्शन 8। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।